हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को इस वीडियो पर कवर करेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग एक बार में ही देख लेंगे। इस पे जितने भी क्वेश्चन सभी को एक बार में सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है कि आप लोग को पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और पूरे क्वेश्चंस को एक एक करके देखना है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, सारे क्वेश्चन देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी होगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले मैं पिछले वीडियो पे भी आपको यही चीज सेम माइंड मैप दिखाया था। इस बार फिर मैं आपको माइंड मैप दिखा रहा हूँ। इसमें जो भी सर्कल चैप्टर से रिलेटेड की पॉइंट्स हैं, मतलब समरी टाइप का है, वो सारा चीज इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़िए, देखिए और इससे सारी चीजें एक बार आपको रिकॉल हो जाएंगी, फिर से वापस याद आ जाएंगी। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is, यहाँ पे एक इस ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा। ये फिगर क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, क्वेश्चन फिगर हमें बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस तरह का कुछ फिगर बनेगा। इसमें कह रहा है कि क्यू पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर है, उस क्यू पॉइंट से जो टेंजेंट आ रही है वो पॉइंट पी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे टच कर रही है सर्कल को। और सेंटर से क्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो 25 सेंटीमीटर की लाइन बनती है, यहाँ 24 सेंटीमीटर की लाइन बनती है। हमें रेडियस फाइंड करना है। तो एक जो इसकी प्रॉपर्टी है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो भी टेंजेंट होती है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस जो होता है वो रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट होती है, इन टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल कैसा बना? ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसको बोलेंगे बाई यूजिंग या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। इसमें अगर लगाएंगे तो इसमें देखिए ओ क्यू का स्क्वायर होगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना दिया हुआ है हमें? 25 दिया हुआ है। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी हमें नहीं पता, यही रेडियस है तो ओ पी का स्क्वायर रहेगा। पी क्यू कितना दिया हुआ? 24 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको इधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। अच्छा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी लग सकती है, आसान है, वो भी कर सकते हैं। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो होती है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन हमें क्या है कि इसकी वैल्यूज दोनों की पता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं। 25 का स्क्वायर जो होता है ये कितना होता है? 625 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, इतना आ जाता है। और ये दोनों ओपी स्क्वायर के बराबर है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। यहाँ से ओपी की जो वैल्यू आ जाएगी, ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ फिगर एक दे रखा है। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, show that angle POQ is equal to 110, then angle PTQ is equal to, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल PTQ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये एक टी पॉइंट है। इस टी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई किसी एक सर्कल पे, जिस सर्कल का सेंटर जो है क्या है? ओ है। ये जो दोनों रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 110 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसका अपोजिट एंगल। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो ये है टेंजेंट्स की या सर्कल की, कि जो अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, पहली बात तो ये। लेकिन उस चीज का हमें यूज ही नहीं करना है। इसलिए नहीं यूज करना है क्योंकि यहाँ पे जो ये फिगर बन रहा है ना, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का सम क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
कितना होता है, इज 360 डिग्री होता है। अच्छा, अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमें जो यूज करनी है वो यूज क्या करनी है, ये टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ये दोनों एंगल्स तो आपस में ही 90 डिग्री हो गए, है ना। अब अगर यही दो 90 डिग्री हो गए तो इन दोनों एंगल्स का, ये दो एंगल यहाँ पे बन रहा है ओ पे, सेंटर पे बन रहा है 110 डिग्री, और ये एंगल जो टी पे बन रहा है, इन दोनों का सम जो होगा ये कितना होगा, ये 180 के बराबर अकेले इन दोनों का होगा, या तो हम देख सकते हैं सभी का सम 360 के बराबर। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल ओ पी टी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे हमने 90 डिग्री फाइंड करी है कि यहाँ पे जो टेंजेंट है और यहाँ पे जो सर्कल रेडियस होता है सर्कल का, उन दोनों के बीच में एंगल जो 90 डिग्री का बनता है। एंगल पी टी क्यू हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड करना है, तो एंगल पी टी क्यू ऐसा आ जाएगा। एंगल टी क्यू ओ, ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी 90 डिग्री आ जाएगा। इस एंगल की वैल्यू हमें 110 दे रखी है, तो ये 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर हम तीनों को जोड़ ले तो ये तीनों जोड़ने पे कितने आ जाते हैं, अगर मैं देखिए निकालना चाहूँ तो यहाँ पे ट्रायंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 360 माइनस 110 माइनस 90 माइनस 90, ये इतना आ जाएगा। इन तीनों को अगर हम सम करते मतलब कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, 360 माइनस 180 इतना हो जाएगा, तो 180 से 110 जाएगा, तो बचेगा 70 डिग्री के बराबर। यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये 90 90 180 होता है, तो 360 से 180 चला जाएगा तो 180 बचा, 180 से 110 चला गया तो 70 डिग्री हमारे पास ये ऑप्शन बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इफ tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at angle of 80 degree, then POA is equal to, चलिए इसको हमें बनाना पड़ेगा, तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये एक पॉइंट है P है, इस पॉइंट को हम P बोलते हैं, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है कि ये जो दोनों टेंजेंट है ये दोनों एक दूसरे पे 80 डिग्री पे इंक्लाइन है। अगर एक दूसरे पे 80 डिग्री पे इंक्लाइन है तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, पी ओ ए, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हम एक काम करें कि हम इस वाले ट्रायंगल के बराबर प्रूफ कर दें। अच्छा, बराबर प्रूफ करने से एक चीज आएगी कि ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री मिल जाएगा बराबर प्रूफ करने से। अगर ये 40 मिल गया, ये 90 है, तो ये वाला निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बराबर प्रूफ करेंगे या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं इन ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल क्या है, पीओबी, पीओबी एंड ट्रायंगल POA, इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में देखिए क्या क्या चीज इक्वल है, एक तो PB जो है, PB टेंजेंट PA टेंजेंट के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, दोनों टेंजेंट क्या है, एक ही पॉइंट से है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि BO इज इक्वल टू AO, ये भी होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियाई है इस सर्कल के। लास्ट चीज क्या है, OP या PO इज इक्वल टू OP कर सकते हैं, क्यों, दोनों कॉमन है। अगर तीनों चीज प्रूफ हो गई, तो ये तीन चीज अगर यहाँ से अगर आ गई बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POA बाई साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा, ये चीज आ गई, तो यहाँ से एक चीज प्रूफ हो जाएगी हमारे पास कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB।
इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब जो 80 डिग्री है ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 80/2, और इसको हम लिख सकते हैं 40 डिग्री के बराबर। ये बात समझ में आई, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो अब बात करते हैं ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल POA, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में जो 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये चीज अगर होता है तो ये चीज ऐसे आ जाएगा, क्योंकि भाई ये 40 डिग्री आ गया, ऊपर वाला सिर्फ एक एंगल 40 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री तो पहले से पता था, क्योंकि टेंजेंट जो है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो हमें POA निकालना है, तो इसका आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा देखिए, POA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 40। अब 180 से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब 90 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 50 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। ये आसान सा क्वेश्चन था, तो बन गया होगा वैसे मुझे लगता है, तो ये बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 50 डिग्री इतना आ जाएगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका अगर आपको जानना है तो दूसरा तरीका एक ये हो सकता है, देखिए समझिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, तो फिर उससे बता देता हूँ कि दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये पूरा एंगल, यहाँ पे पूरा एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, ये पूरा एंगल हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री का। कैसे आ जाएगा, अच्छा ये 90 ये 90 तो 360 टोटल होता है, तो 360 से 90 और 90 चला जाएगा तो 180 ही बचा। अब 180 किसका सम है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों का सम 180 है, तो 180 से 80 भी चला गया, तो इस वाले एंगल का, सिर्फ इस एंगल का सम जो बचा वो कितना बचा, 100 डिग्री बचा, सिर्फ ये वाला एंगल 100 डिग्री बचा। अब अगर 100 डिग्री बचा तो हमें इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो इससे ये आ जाएगा कि इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो क्या करेंगे, इस 100 डिग्री को आधा कर देंगे, तो 100 डिग्री अपॉन 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से भी ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट इन ऑफ अ डायमीटर टू अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब कोई सर्कल है, उस सर्कल का हमें एक डायमीटर बनाया, उस डायमीटर के दोनों एंड्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई, तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, पैरेलल है। मतलब फिगर कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे ये एक सर्कल है, इस सर्कल का डायमीटर है ये AB डायमीटर है, ए पॉइंट से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई, बी पॉइंट से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो PQ टेंजेंट है ये PS के, वो सॉरी RS के बराबर है। अच्छा, ये प्रूफ करना है, तो ये चीज हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमें ये पता है, पहली बात तो क्या है कि AB जो है, AB इज डायमीटर, AB क्या है, डायमीटर है। दूसरी बात SR एंड PQ आर टेंजेंट, ये दोनों क्या है, ये दोनों टेंजेंट है। अच्छा, अगर टेंजेंट है तो देखिएगा समझिएगा, अगर ये टेंजेंट है तो एंगल एंगल OAR, एंगल OAR इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल OAR ये 90 डिग्री होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात एंगल OAS, एंगल OAS ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, ये दो चीज कंडीशन क्लियर हुई। तीसरी बात क्या है, एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या है, एंगल OBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये चारों एंगल हमें क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। क्योंकि जो भी टेंजेंट होती है, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ए है और ये रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों केस पे। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसको देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंगल OAR, एंगल OAR इज इक्वल टू एंगल OBQ, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ये हो सकता है। एंड दूसरी बात क्या है, एंगल OAS इज इक्वल टू एंगल OBP,
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी इनसे पता चल रहा है क्योंकि दोनों 90 के हैं तो आपस में बराबर ही होंगे। अब आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल ऐसा भी दिख रहा है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। ये अल्टरनेट एंगल्स भी हमें समझ में आ रहे हैं। अगर दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल सिर्फ और सिर्फ किस केस में होते हैं, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो। देयरफॉर पी आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। ये बात प्रूफ हो जाएगी। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल सिर्फ एक ही केस में इक्वल होते हैं, तब इक्वल होंगे जब दोनों लाइंस पैरेलल हो। अगर लाइन पैरेलल है तभी अल्टरनेट एंगल इक्वल है, नहीं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए ये जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। इस फिगर में मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या है। पहले इस फिगर में हमें क्या है, ओ पॉइंट से ये सेंटर है और हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है कि जो मतलब परपेंडिकुलर है ये सेंटर से ही पास हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये ओ डैश ये पॉइंट से प्रूफ मतलब पास हो रहा है। तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, लेट अस एज्यूम दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes थ्रू ओ डैश। हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो ओ डैश से पास हो रहा है। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ डैश पी बी ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोग को। अगर परपेंडिकुलर है, ऐसा परपेंडिकुलर जो ओ डैश से जा रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनना चाहिए। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि सेंटर से नहीं पास हो रहा था, इस पॉइंट से पास हो रहा था और परपेंडिकुलर था। अब हम मानते हैं कि सेंटर ओ है, ओ सेंटर तो था ही। अगर ओ सेंटर है तो ओ से पास होने वाली जो लाइन जाएगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये बात तो आपको पता है। मतलब सेंटर से पास होने वाली लाइन जो रेडियस होगी, तो वो रेडियस क्या करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे, वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट रेडियस रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट makes an angle of 90 डिग्री। ये क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ये इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे क्या आता है हमारे पास, इन दोनों को इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों कंपेयर करूं मेरे पास ये आता है कि एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ये चीज आता है जो कि पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये चीज हमारे पास आता है कंपैरिजन पे। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम वी कैन ऑब्जर्व दैट एंगल वी कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ से बता दे रहा हूँ, वी कैन ऑब्जर्व दैट एंगल ओ डैश पी बी इज लेस देन एंगल ओ पी बी। अच्छा, ये एंगल ओ डैश पी बी ये छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एंगल ओ पी बी से? भाई छोटा है, क्योंकि ये झुका हुआ है तो छोटा रहेगा। अगर ये छोटा है तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं कि ये दोनों इक्वल हो। अगर छोटा है तो भाई इक्वल थोड़ी ना होंगे। अगर एक एंगल जो है छोटा है दूसरे वाले एंगल से तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये सिर्फ एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं। देयर इज देयर इज ओनली वन केस दैट both angles are equal if
एंगल इफ पॉइंट ओ डैश एंड ओ कोइंसाइड। ये क्या करे, अगर कोइंसाइड कर जाए, अगर एक ही हो जाए तभी हो सकता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एजम्पशन था वो क्या है, गलत हो गया है। अगर हमारा एजम्पशन गलत हो गया है तो हम क्या मान सकते हैं कि ओ डैश ही ओ है, ओ डैश ही ओ है। और अगर ओ डैश ओ है तो, अगर ओ डैश ओ है तो इससे क्या पता चलता है कि जो लाइन है वो पास कहाँ से हो रही है, जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ से पास हो रहा है, फ्रॉम सेंटर। कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो ये लिख सकते हैं सिंस ओ डैश इज ओ, पॉइंट ओ डैश इज पॉइंट ओ, अगर वही पॉइंट है तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ से पास हो रहा है, ओ डैश से नहीं पास हो रहा है, जबकि ओ से पास हो रहा है और ओ ही सेंटर था, इसलिए क्या पता चल जाएगा कि सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द लेंथ ऑफ a tangent from point A at a distance of 5 cm from the center of circle is 4 cm. Find the radius of the circle. अच्छा, इसका जो फिगर है कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके फिगर में ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल में पॉइंट ए कोई एक पॉइंट था, उस पॉइंट से क्या है बी तक का जो डिस्टेंस है, ये जो टेंजेंट है ये 4 सेंटीमीटर की दी गई है। ए से ओ सेंटर तक की जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें रेडियस फाइंड करना है। ये वही हमारा जो पहला क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसा ही है। अच्छा, ये जो इसमें, अच्छा इस पे क्या लगेगा, इस पे देखिए हमें ये पता है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म करता है। और अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी जो है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर दोनों के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालना है हमें, तो देखिए मैं हाथ, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से ये आता होगा, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ओ बी का स्क्वायर होगा ये क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर के बराबर। ये चीज आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मुझे यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है तो मैंने इसको अपने परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये चीज आप लोग करके देखिए। अब ओ बी का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 के बराबर। अब यहाँ पे OB, ये OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, तो OB कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 आ जाएगा और इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जो OB आ जाएगा ना तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो रेडियस है, रेडियस है, रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, यहाँ पे ये कोई एक सर्कल है, सर्कल की दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो जो बड़ी वाली रेडियस है, ये बड़ी वाली रेडियस कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। और अगर ये इसकी बात की जाए तो ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ये वाली इतनी रेडियस 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब ये बड़े वाले सर्कल के जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती है, और किसकी कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। तो पी क्यू जो है वो कॉर्ड है और ए पॉइंट पे टच करती है। तो हमें ये पता है कि जब भाई ये ऐसा होता है, ये क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, परपेंडिकुलर होती है ना। अब अगर ये परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है, भाई देखो ये जो है ये टेंजेंट है सर्कल की। देखिए समझिएगा, छोटे वाले सर्कल की बात करी जाए तो जो पी क्यू है, पी क्यू छोटे वाले सर्कल की क्या है, टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। और ओ ए जो है वो एक रेडियस है छोटे वाले सर्कल की। तो अगर रेडियस है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, इसको और इसको बाइसेक्ट करेगी। अगर बाइसेक्ट करेगी तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि पी ए जो है ये ए क्यू के बराबर है, ये दोनं इक्वल होंगे। चलिए इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ ए।
पीओए की बात करते हैं। पीओए में हमें क्या निकालना है, हमें पीए निकालना है। पीए निकालना है तो देखिए यहाँ पे इसका हमें पता है, ये जो लेंथ है ओए है, ओए ही रेडियस है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस ये 3 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। पी ओ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमें नहीं दिया गया, ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है क्या, ओ ए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ओ ए हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे पी ए का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब पी ए का स्क्वायर हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 16, तो पी ए की स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। तो यहाँ से जो पी ए आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √16 के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक, पी ए जो आ जाएगा ये कितना आ गया 4। इसका मतलब जो पी ए की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर 4 सेंटीमीटर के बराबर है तो हमें किसकी निकालनी, पूरे कॉर्ड की, और जो कॉर्ड की पूरी लेंथ कितनी है, पी क्यू है। पी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी ए प्लस ए क्यू, और यहाँ पे हमने देखा ये वाले इसमें से कि पी ए जो है वो ए क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे पी ए प्लस पी ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पी ए, है ना, 2 पी ए आ जाएगा। पी ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 इंटू 4 मतलब 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, पूरी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle C given figure। अच्छा यहाँ फिगर है, तो ये फिगर कुछ ऐसा है, इस फिगर में ये हमें क्या दे रखा है, ये पूरा फिगर दे रखा है, कह रहा है कि एक सर्कल है, उसको एक क्वाड्रिलेटरल ने घेर रखा है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी कहाँ है, ये पूरी लाइन, ये ए बी प्लस सी डी, अच्छा इसके ऊपर वाली सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये लाइन इसके बराबर होगी, इन दोनों के बराबर है, हमें ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अगर देखें, ध्यान से देखें, तो जो डी आर होगा, देखिएगा मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं तो आप बताना कि क्यों होगा। डी आर जो होगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस होगा, जो डी आर होगा डी एस होगा। क्यों होगा, डी आर और डी एस दोनों इक्वल के होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों डी पॉइंट से आ रहे हैं टेंजेंट, और टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। टेंजेंट टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट दैट इज डी, मतलब डी से दोनों आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ये चीज समझिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान के चल रहा हूँ। डी आर इक्वल टू डी एस हो गया। अब मैं बात करता हूँ सी आर की। सी आर किसके इक्वल होगा, सी आर होगा सी क्यू के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये ठीक है, ये भी सेम रीजन, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, इसका इक्वेशन सेकंड मान के चलेंगे। ठीक है, अब थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड में लिख रहा हूं बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। ये चीज आप लोग बताइए कि क्यों होगा ऐसा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। बीपी ये वाला है लाइन, और बी की वो लाइन, ये वाली लाइन है, तो टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, तो ये इक्वल होगी। ठीक, फोर्थ मैं क्या लिखूंगा कि एपी इज इक्वल टू ए एस, एपी जो है वो ए एस के बराबर ही, इक्वेशन फोर्थ आ जाएगा। चार इक्वेशन हमारे पास आए, चारों के रीजन आपको यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में कि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ये चीज मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों को करना है। ठीक है, ये चार इक्वेशन आ गए। अब हमें क्या करना है, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, हमें क्या करना है, चारों इक्वेशन को ऐड करना है, हमें इन चारों इक्वेशन को ऐड करना है। जब चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, ये चार बन जाएंगे हमारे पास ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डी आर सी आर, देखिए इधर के सारे आपस में ऐड हो जाते हैं, ये वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, इक्वल के इधर उधर इस तरह रख दिया जाता है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ से अगर मैं डी आर और सी आर को एक साथ ले लूँ, और ए बी और ए पी को एक साथ ले लूँ, नेक्स्ट स्टेप पे ये चीज़ आपको लिखना है इस तरह, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी
प्लस AP, सॉरी AB लिख दिया, AP। ठीक, इधर क्या चीज आएंगी, देखिए DS कहाँ पे, DS ये है, DS ये है, तो DS के साथ AS आना चाहिए, तो ये वाला AS हम लोग DS के साथ लिख देंगे, DS प्लस AS ऐसे लिख सकते हैं, इस DS के साथ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप में CQ है, CQ प्लस BQ लिख देते हैं, ये दोनों ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब अगर ऐसा आ गया तो DR प्लस CR देखते हैं, DR प्लस CR ये दोनों अगर देखें तो ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन किसके बराबर है, DR प्लस CR हम किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो यहाँ पे हम इसको CD लिख सकते हैं, प्लस BP और AP किसके बराबर है, BP और AP ये दोनों AB के बराबर है, तो हम इसको AB लिख सकते हैं। इन दोनों को हमने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख दिया। DS प्लस AS देखते हैं, DS प्लस AS ये AD के बराबर है, तो इसको AD लिख देंगे। CQ प्लस BQ ये किसके बराबर है, CB के बराबर है या BC के बराबर है, तो हम इसको BC लिख देंगे। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही चीज प्रूफ करना था, ये चीज यहाँ पे प्रूफ हो गई। ठीक है, देखिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हमें यही प्रूफ करना था। बस ये है कि AB बाद में लिखा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AB प्लस CD इज इक्वल टू AB AD प्लस BC, यही प्रूफ करना था। ये क्या हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है। एकदम आसान सी लैंग्वेज में बताया गया है, तो समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, XY and X dash Y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। सीधा है, बहुत आसान है। AOB हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री, मतलब इसको अगर मैं फिगर में आपको समझाना चाहूँ तो ये जो एंगल है, इस वाले एंगल को हमें 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना है, ये 90 डिग्री हमें बताना है। 90 डिग्री बताने के लिए हमें एक इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे, हमें O पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन कराना होगा, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन करा देते हैं, या इसको डायरेक्टली एक सीधी लाइन से इस तरह ज्वाइन करा देते हैं। ठीक, तो ये ऐसा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन है, तो आप समझिएगा इस चीज को। तो कंस्ट्रक्शन में तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन O टू C, ज्वाइन O टू C। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन पॉइंट O टू C, हमें O और C को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब अगर O और C को ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा बनेगा क्या, हमारे पास दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, हमें प्रूफ इसको 90 डिग्री करना है, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल क्या बन रहा है, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, इन दो ट्राइंगल को OPA ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे पहली बात तो आ जाएगी कि OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC, ये चीज प्रूफ हो जाएगी। दूसरी चीज क्या आ जाएगी, PY इज इक्वल टू, सॉरी PY लिख रहा हूं मैं, PA इज इक्वल टू CA, ये भी आ जाएगा। अच्छा, OP इज इक्वल टू OC क्यों है, क्योंकि रेडियाई है दोनों। ये क्या है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, दोनों ए पॉइंट से टेंजेंट है, इसलिए ऐसा आ जाएगा। ये ए पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ऐसा। अब लास्ट चीज क्या है, लास्ट है कि OA इज इक्वल टू AO लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉमन है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अगर ये चीज आ गया, बाई साइड हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज आ गया, देयरफॉर एक चीज और हमारे पास आएगा, ये चीज क्या आएगा कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। ये बात
आएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल POA, ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये चीज पहले वाले से प्रूफ हो गई। सिमिलरली हम लोग एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली क्या प्रूफ हो जाएगा कि एंगल COB इज इक्वल टू एंगल QOB। ये चीज प्रूफ हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ये ऊपर प्रूफ किया, इसी तरह ये भी प्रूफ हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज और, देखते हैं कि यहाँ पे देखिए POQ जो है, सिंस लाइन सेगमेंट POQ इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है तो देखिएगा इनका सम कितना होगा, एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर होगा, इतना पूरा 180 डिग्री बराबर होगा, भाई ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये आधा एंगल इधर साइड 180 डिग्री का होगा ना। और यही चारों एंगल्स हैं, एक एंगल ये वाला है, फिर ये एंगल है, फिर ये वाला एंगल, तो इन सभी का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए COA PO जो है वो COA के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल COA प्लस एंगल COA प्लस एंगल, ये COB है तो इसको COB ही रहने दीजिए, COB। QOB जो है ये भी COB के बराबर है, फ्रॉम अगर सेकंड देखा जाए तो ये भी क्या है, COB के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ऐसा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल COA प्लस 2 एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 इधर आ जाएगा तो एंगल, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक। और एंगल COA प्लस एंगल COB, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो देखिएगा ये चीज समझिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को समझ गए तो पूरा चीज आ जाएगा। एंगल COA प्लस एंगल COB, एंगल COA प्लस एंगल COB, ये सिर्फ इतना ही एंगल है, ये वाला एंगल COA प्लस एंगल COB, इस एंगल को हम ये बोल सकते हैं, तो इस एंगल को हम लोग AOB भी बोल सकते हैं। तो ये एंगल आ जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, ये क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे, ये चीज क्लियर है, ठीक है। इतना आ जाएगा, बात समझ में आई। तो यही इसका तरीका है करने का, यही इससे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करिए, फिर समझिए, बहुत इजी मेथड है, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to angle sustained by the line segment joining the point of contact of the center। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, उन दोनों के बीच में जो क्या कहते हैं, जो एंगल बन रहा है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, जहां पे पॉइंट बाहर से आया है। तो देखते हैं इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, समझिएगा इसको। फिगर को कह रहा है कि एक पॉइंट है P, उस पॉइंट P से दो एंगल्स हमने बनाए, दो टेंजेंट बनाए, उस टेंजेंट यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, एंगल बन रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेंगे, ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसको प्रूफ करना सबसे आसान है। देखिए हमें सिर्फ एक चीज बतानी है, एक चीज प्रूफ करनी है। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है, रेडियस क्या करती है, रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, और टेंजेंट क्या है, PA।
तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट मतलब पी ए, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली इसी तरह एंगल पी बी ओ, पी बी ओ भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, अब सिंस पी ए ओ बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, therefore sum of interior angles of quadrilateral is 360 डिग्री। कितना होता है, 360 होता है। तो अगर 360 होता है तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल बी, एंगल बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल पी ए ओ कितना है, पी ए ओ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देते हैं। हमें पता है एंगल पी बी ओ कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम एंगल 90 डिग्री, इस तरह 90 डिग्री यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इस इक्वल टू 360 यहाँ लिख देंगे। जो यहाँ पे था वो ऐसा ही रहेगा, जो यहाँ पे था वो भी ऐसा ही रहेगा। ठीक, इतना। आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, एंगल बी पी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये आ जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल बी पी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था कि ये दोनों, अच्छा यहाँ पे देखिए ये 180 डिग्री आ गया, तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री है, इसीलिए ये सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो भी ये चीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट अ सेंटर इज सप्लीमेंट्री। तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ लिख सकते हैं यहाँ पे, 180 डिग्री के बराबर प्रूफ हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री सम होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है। ये फिगर आपको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये फिगर ऐसा बनाना है आपको। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिया है, मतलब घेर लिया है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो एक तरह का रोम्बस है। हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो पहली बात जो हमें गिवन है, तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ये चीज हमारे पास है पहले से। अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ से दो चीजें हमारे पास सामने आएंगी। पहली चीज क्या है कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा सी डी के। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे। दूसरी बात हमारे पास क्या आएगी, दूसरी बात ये आएगी कि जो है ए बी इक्वल टू सी डी है। दूसरा आ जाएगा बी सी जो है ये किसके इक्वल है, ए डी के बराबर है। ये इक्वेशन हमारा सेकंड होगा। बी सी जो होगा वो ए डी के बराबर होगा, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज को अभी रैप अप करते हैं, इसको ज्यादा नहीं डिटेल में लेंगे। अब समझेंगे टेंजेंट्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट डी की, तो डी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, एक है डी आर और दूसरी है डी एस। तो क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से हैं तो जो डी आर होगी वो डी एस के इक्वल होगी। डी आर इज इक्वल टू डी एस। इसको इक्वेशन थर्ड मान के चल सकते हैं, या ऐसा जो भी मानना हो मान सकते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। इक्वेशन क्यों मानना है, बहुत सारी इक्वेशन हो जाएंगी, तो इसको नहीं मानते हैं ना, रहने देते हैं। ऐसे ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, आप लोग समझ जाएंगे क्यों इक्वल है। ये बात भी आप बता सकते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है टेंजेंट पॉइंट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक में लिख दे रहा हूं मैं, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से है। पहली बात ये आ गई। अब बात करते हैं अगर सी की, सी पॉइंट से, सी पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही जो क्या है सी आर और सी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ये भी, इसका भी रीजन क्या होगा, सेम रीजन होगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात अगर बी पॉइंट की देखी जाए तो बीपी जो होगी
बीपी टेंजेंट होगी वो बीक्यू के इक्वल होगी, बीक्यू के इक्वल होगी। इसका भी रीजन सेम होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट दैट इज बी। ठीक है, लास्ट जो कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जो टेंजेंट बन रही होगी एपी, एपी टेंजेंट किसके इक्वल होगी, एएस के इक्वल होगी। ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आनी चाहिए। ये इतनी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर बहुत दिक्कत है, आपको पहले से पढ़ के रखना चाहिए चीजें, है ना। तो ये चीजें आ रही होगी जहां तक मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट पे अगर सारी टेंजेंट है तो वो सारी सेम होंगी। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर देते हैं, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ये चारों इक्वेशन जब ऐड होंगी तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, इक्वेशंस मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस पी पी प्लस ए पी। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐड कैसे कर रहे हैं। तो ये जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, इनको लेफ्ट हैंड साइड मतलब कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, ये इतना बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब डी आर प्लस सी आर ये दोनों सेम है तो इसको मैं एक ब्रैकेट पे रख दे रहा हूँ, इनको एक ब्रैकेट पे रख दे रहा हूँ। इसमें देखिए क्या क्या सेम है, इसमें एक तो डी एस, मतलब सेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब जो एक लाइन पे जैसे डी आर प्लस सी आर, तो डी आर और सी आर ये दोनों एक ही लाइन है, तो इसको मैं इसलिए एक साथ रख दिया। डी एस कहाँ है, आपको साथ ये है, डी एस के साथ ए एस होना चाहिए, तो डी एस के साथ ए एस ऐसे आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज समझिएगा, सी बी सी क्यू के साथ बी क्यू होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सी क्यू और बी क्यू ये दोनों एक लाइन है तो इनको एक साथ रख देते हैं। तो डी आर प्लस सी आर अगर मैं देखूँ तो डी आर प्लस सी आर क्या बनता है, डी आर प्लस सी आर ये सी डी बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं सी डी। बीपी प्लस एपी क्या बनता है, बीपी प्लस एपी देखिएगा समझिएगा, बीपी प्लस एपी ये बन जाएगा ए बी। ठीक है, ये बन जाएगा ए बी। डी एस प्लस ए एस, डी एस कहाँ है, डी एस ये है, ए एस ये है, तो ये ए डी बन जाएगा, डी एस प्लस ए एस ए डी बन जाएगा। सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू कहाँ है, सी क्यू ये है, बी क्यू ये है, तो ये क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, बी सी लाइन इतनी बन जाएगी। ये बात समझ आई, ठीक है, इतना चीज क्लियर होना चाहिए। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं। हमारे पास जो पहले से इक्वेशन है वो क्या है, सी डी प्लस ए बी प्लस सॉरी प्लस कर दिया है यहाँ पे, ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो पहले से इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात करते हैं, ये जो पहले से इक्वेशन ये वाली, इस इक्वेशन में सी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास दी हुई है। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट का यूज किया जाए तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, ए बी जो है सी डी के बराबर है। तो अगर ए बी सी डी के बराबर है तो हम सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए बी, ये तो ए बी पहले था, सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए डी जो है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो इसकी जगह हम लोग बी सी लिख सकते हैं प्लस बी सी पहले से था। तो ये कितना बन गया, टू ए बी इज इक्वल टू टू बी सी। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज इतना बन गया। अब यहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से टू टू हट जाएगा, तो ये हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हम कंपेयर करें, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास आता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी सॉरी इज इक्वल टू डी ए, ये चीज आता है। देखिए ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, और ए बी बी सी के भी इक्वल है। तो ए बी सी डी और बी सी तीनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे बी सी जो है ए डी के इक्वल है तो ए बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। अब अगर चारों के चारों साइड्स इक्वल हैं आपस में तो ये पैरेललोग्राम है, और साथ में पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको रोम्बस बोलते हैं। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था, ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड। ठीक, तो ये प्रूफ हो जाएगा, एबीसीडी क्या है, रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. हमारे पास ये एक ट्राइंगल दे रखा है। इस ट्राइंगल ने क्या किया है, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। सर्कमस्क्राइब करने की वजह से ये सर्कल जो है, सर्कल का जो रेडियस दिया है वो हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये जो रेडियस है, थोड़ा सा किसी पेन से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे रखा है। सर्कल जो है, ट्राइंगल जो है सर्कल को 3 पॉइंट पे टच करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो डी है, एक पॉइंट ये है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, और एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे बना देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन ही कर देते हैं सही से। तो ये कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, ये लाइन है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पे सर्कल सेंटर से टच कर रहे हैं टेंजेंट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनके नाम भी देने पड़ेंगे। तो ये अगर डी है, इसको हम लोग ई मान लेते हैं, ये ई हो जाएगा, इसको एफ मान लेते हैं। अच्छा, जहाँ पे टच करता है वहाँ पे रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वाई लाइन को भी ज्वाइन करा देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा क्यों ज्वाइन कराया। यहाँ से भी इसको ज्वाइन करा देते हैं सेंटर को डॉटेड लाइन से, तो ये भी आ गया, और इसको भी ज्वाइन करा देते हैं, ये भी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फिगर ऐसे बना। अब देखिए कुछ चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ, वो समझिएगा क्यों होता है। यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो CD है, CD है, ये इक्वल है CS के, और ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों टेंजेंट एक पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं, इसलिए दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, DB या BD जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं BD जो है, BD इक्वल होगा BE के। अगर इसके इक्वल होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर का बनेगा, मतलब ये भी जो लाइन होगी वो भी 8 सेंटीमीटर की बनेगी। ये लाइन 8 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉ होगी, ये इतना। अब हम इसको x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x। हम इसको x मान करके चलते हैं, ठीक है, इतना मान लेते हैं। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, दोनों के दोनों सेम पॉइंट से हैं, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हमें हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना है। तो अगर एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें पूरी साइड पता होनी चाहिए। तो इस ट्राइंगल की पूरी साइड जो है वो एक AC साइड है। AC जो साइड है, AC साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 प्लस एक्स के बराबर। भाई AC ये है, तो 6 प्लस एक्स। अगर AB की बात की जाए तो AB कितनी आ जाएगी, 8 प्लस एक्स, ठीक। थर्ड लाइन है हमारे पास BC, तो BC कितनी आ जाएगी, BC ये लाइन है, तो 8 प्लस 6, 8 प्लस 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा, या 14 डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना आ जाएगा। अब हम लोग को हेरोन्स फॉर्मूला अगर यूज करना है, तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर हम लोग क्या पढ़े थे कि 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। अभी ज्यादा नहीं, 2 मिनट हुआ होगा, इतना मैंने बताया आपको, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी एक्चुअल में है क्या, a प्लस बी प्लस सी इसकी साइड्स है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग a प्लस बी प्लस सी के बारे में समझ रहे हैं, तो a प्लस बी और c जो है, a साइड है ट्राइंगल की, b साइड है, और c तीनों साइड्स हैं। तो पहली साइड हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 प्लस एक्स, दूसरी साइड 8 प्लस एक्स, तीसरी साइड 14। तो इतना हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2s इज इक्वल टू। तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2x प्लस ये कितना आ जाएगा, 20 प्लस 8, 28 आ जाएगा। 28 यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं s की वैल्यू निकालना चाहूँ, s की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 14, ये आ गई हमारे पास s की वैल्यू, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इतना।
सारी वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू इसमें कितनी है, एस की वैल्यू है एक्स प्लस 14 आ जाएगी। एस कितना है, एस माइनस ए लिखना है, एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है हमारे पास, ए जो पहली साइड है वो 6 माइनस एक्स है, तो 6 प्लस एक्स है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -6 माइनस एक्स आ जाएगा इतना। दूसरा है एस माइनस बी, एस कितना है एक्स प्लस 14 माइनस बी करेंगे तो बी हमारे पास 8 प्लस एक्स है, तो ये आ जाएगा -8 माइनस एक्स। तीसरी हमारे पास जो साइड है, तीसरी साइड है 14, तो ये कितनी आ जाएगी x प्लस 14 माइनस 14, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। ये 14 और -14 तो जीरो हो जाएंगे, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये, तो देखिए यहाँ पे ये रहेगा अंडर रूट, पूरा इतना तो रहेगा ही रहेगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने पे कितना बन जाएगा, x प्लस 14, ये तो इतना ही है, इसमें कोई चीज चेंज नहीं हो रही। इसको सॉल्व करेंगे तो x और माइनस एक्स चला जाएगा, बचेगा कितना 14 माइनस 6 बचेगा 8। ठीक है, इधर भी x और माइनस एक्स खत्म हो जाएंगे, 14 माइनस 8 कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 6। फिर हमारे पास एक x बचेगा, तो यहाँ पे एक x लिख लेते हैं। ठीक है, इतना आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 14 है, ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा। इसको आगे सॉल्व करने पे, इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 8 को हम लिख सकते हैं, 8 से 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, इसमें से दो बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 बाहर आ गया। अंडर रूट में हमारे पास कितना बचा, 3 इंटू एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये इतना हमारे पास ये आ गया। इसका एरिया एरिया आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई, इतना चीज आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, एरिया कितना आ गया, एरिया जो आ गया है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आ गया अंडर रूट, यहाँ बाहर 4 आ गया, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये इतना एरिया आ गया। ठीक है, ये चीज आप लोग को ये चीज याद रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग, देखिए ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, अब भाई देखो एक बार एरिया आ गया पूरे ट्राइंगल, अब हम क्या करेंगे कि एक ये वाला ट्राइंगल ओ सी बी, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, फिर हम लोग ओ ए सी इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, फिर ओ ए बी इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, तीनों को ऐड कर दें तो हमारा दोनों एरिया बराबर आने चाहिए। हमें ये पता है, दोनों बराबर रखेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी इस ट्राइंगल का एरिया निकाले तो ये कितना जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है सी बी प्लस बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है ओडी, ओडी हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है ओडी, है ना। तो इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 8 6 14 इंटू इंटू 4, इसको 2 से 2 कर 4 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14 टू जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है उतना आ जाएगा। तो 28 लिख के रखते हैं अभी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए की बात करें, अगर ओ सी ए ट्राइंगल की बात करें, ये वाले ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल का जो आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस इसका 6 प्लस एक्स, बेस ये है ना, तो 6 प्लस एक्स आ जाएगा, 6 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी है 4, ये कट जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 टू जा 12 प्लस 2x, ये हमारे पास इतना आ गया। अब बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी की बात करते हैं, ओ ए बी की बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है ए बी का, ए बी बेस है 8 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी है 4, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 8 टू जा 16 प्लस 2x, इसका एरिया इतना आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी की बात करें तो इन तीनों का सम होना चाहिए, इन तीनों का सम मतलब 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x, इतना होना चाहिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 50
56 8 10 6 56 बन जाएगा प्लस 2 to 4x 56 प्लस 4x इतना बन जाएगा। ये हमारे पास ये चीज सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा 56 प्लस 4x। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ 56 प्लस 4x इतना बन गया। अब हमारा जो पहले वाला एरिया था, अगर आपको याद है हीरोन्स फॉर्मूला से, भाई दोनों एरिया तो सेम ही ट्रायंगल के, अगर सेम ट्रायंगल के एरिया तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहला वाला हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमने एरिया निकाला था वो एरिया कितना था 4√3x² प्लस 4x इतना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 4√3x² प्लस 14x इतना था। ये था इसका एरिया इतना था। इधर कितना आ गया 56 प्लस 4x, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेम एरिया है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों जो अगर इक्वल हो गए तो यहाँ से 4 में कॉमन ले लूंगा, इधर 4 कॉमन ले लूंगा, तो इधर कितना बचा, इधर बचा हमारे पास 14 प्लस x, इधर कितना बचा 3x² प्लस 14x, ये तो ऐसा ही रहेगा, 4 से 4 कट जाएगा और इधर का रूट जो है मैं इधर भेजूंगा, तो इधर कितना आ जाएगा 3x² प्लस 14x इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, ये इतना बन जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3x² प्लस 42x इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस 28x, इतना कर लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आता है ये कितना 3x माइनस x² तो आ जाएगा 2x² प्लस 14x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक, देखिए ये वाला ये सभी चीजों को इधर भेज देंगे ना, तो ये x² इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x² से, तो ये इधर 2x² बचा 28, अगर 48 से माइनस हो जाएगा 14 बचेगा और ये इतना बचेगा। अब इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये बचेगा x² प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, तो ये बचा हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। भाई 2 इधर चला गया, 0 के पास तो 0 हो गया। अब हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसको हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। जब ब्रेक करेंगे तो कैसा बनेगा x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14, इधर से माइनस 7 कॉमन आ गया तो इधर कितना आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की हमारे पास 2 वैल्यूज आई। पहली वैल्यू क्या आई, x की एक वैल्यू आई हमारे पास 7 और दूसरी वैल्यू आई x की माइनस का 14। अब भाई क्योंकि x जो है वो एक लेंथ है, तो माइनस का 14 तो हो ही नहीं सकता, लेंथ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इक्वल टू 7 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द साइड AB। AB साइड हमारे पास कितनी है और AC साइड कितनी है। चलिए अब देखिए यहाँ फिगर में लाता हूँ, यहाँ पे AB अगर बात की जाए तो जो AB है, AB किसके बराबर, 8 प्लस x के बराबर, तो AB जो है वो 8 प्लस x के बराबर है। 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा 14, सॉरी 15, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये क्या लिख दिया x प्लस 8 प्लस 7, एट प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा कितना है AC हमें निकालना है, तो AC किसके बराबर है 6 प्लस x के बराबर, तो 6 प्लस 7 के बराबर, ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 और AC की वैल्यू कितनी आ गई 13, ये इसका आंसर है। तो यहाँ से ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सस्टेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें इसको ये बताना है कि ये जो एंगल बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री बन रहे हैं अपोजिट साइड से। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें ये बताना है कि ये जो पूरा एंगल, देखिए पेन चेंज कर लूँ कलर तो आपको समझ में आए। हमें ये बताना है कि ये जो पूरा एंगल ये वाला है, इधर का एंगल और इधर का एंगल, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बना रही, एक तो डीसी की अपोजिट साइड क्या है, एबी। एबी और डीसी ये दोनों जो एंगल बना रही सेंटर पे, ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, या फिर हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब अपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। हमें ये चीज प्रूव करना है। अगर ये चीज प्रूव करना है तो प्रूव करना आसान है। अब कैसे आसान है देखते हैं। क्योंकि ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लोग को सबसे पहले किसी, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि हमें A 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स को मान लेना है। जब इसको मान लेंगे तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को लेकर के चलते हैं। इन ट्राइंगल पहला ट्राइंगल होगा OAP एंड ट्राइंगल OAS। ठीक है, आप कोई और ट्राइंगल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे OAP और OAS, मैं इन दो ट्राइंगल को लेकर चल रहा हूँ। आप इन दोनों को भी ले चल सकते हैं, इन दो किसी को भी ले सकते हैं। आपको इनको इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल या इक्वल कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो AP किसके बराबर है, AS के बराबर है। AP AS के बराबर है, क्यों है ये चीज आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये बात समझ में। AP टेंजेंट है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि AS टेंजेंट है और AP भी टेंजेंट है, और पॉइंट क्या है, A है, A पॉइंट से। अब दोनों इक्वल क्यों है, ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। OP इज इक्वल टू OS है, जो OP है OP OS के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये भी आप लोग को पता है, रेडियाइज है। ठीक है, लास्ट चीज हमारे पास जो है कि OA जो है, OA जो है वो OA के बराबर है, दोनों कॉमन है। अगर इतना है तो ट्राइंगल OAP इज इक्वल टू ट्राइंगल OAS होगा बाई साइड 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 प्रॉपर्टी से। और अगर ये चीज है तो देखिए हमारे पास दो चीज प्रूफ हो गई कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। अगर ये चीज है तो ये जो एंगल 1 है एंगल 8 के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। कॉमन क्या बोलते हैं इसको, सीपी से ये चीज आ जाएगा कि हमारे पास एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है। ये चीज आपको समझ में आई। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे एंगल 2 एंगल 3 के बराबर प्रूफ हो जाता है। ये चीज आपको अगर प्रूफ करनी है तो प्रूफ करके देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये चीज मैं इतना चार पॉइंट्स मैंने लिख लिए। एंगल 1 एंगल 8 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3, एंगल 4 एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7 ये दोनों भी इक्वल है। इतना चार पॉइंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये चीज पता है, देखिए समझिएगा। यहाँ पे ये सारे एंगल्स जो है, इन सभी एंगल्स का जो सम होगा ये कितना होगा, ये 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई। इतना हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होगा। अब मैं देखूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 इसको एक साथ कर लेते हैं, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 8 को एक साथ कर लेते हैं। फिर प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसको एक साथ कर लेते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इसको एक साथ कर लेते हैं। प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इसको एक साथ इस तरह लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, है ना, ये चीज क्लियर है। अब आगे देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 8। एंगल 1 को हम एंगल 1 और एंगल 8 है, तो एंगल 8 जो है यहाँ से हमारे पास एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 ही है। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल कह रहा हूँ,
सॉरी सर्च चाहिए। ये एंगल 1 प्लस एंगल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 1, क्योंकि एंगल 8 भी एंगल 1 के बराबर है, तो 2 एंगल 8 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 है, एंगल 2 और एंगल 3 है, तो यहाँ पे एंगल 3 को एंगल 2 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 एंगल 2। यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 है, तो एंगल 4 और एंगल 5 को, एंगल 4 को भी हम एंगल 5 कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 है, तो ये 2 एंगल 6 बन जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, 2 सब में कॉमन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, क्योंकि 2 टॉप सब में कॉमन, कॉमन लेके हमने इधर दे दिया, तो ये इतना बन गया। इसको हम लोग 180 डिग्री कर देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, एंगल 1 और एंगल 2 है, इसको अगर मैं एक साथ इस तरह कर लूँ, एंगल 5 और एंगल 6 को एक साथ कर लूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है, एंगल ए ओ बी के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 5 और 6 किसके बराबर, सी ओ डी के बराबर, तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल सेम साइड मतलब अपोजिट साइड से बने हुए हैं, और ये दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, सप्लीमेंट्री प्रूफ हो चुका है, यही हमारा प्रूफ है। तो इतना बस करना था। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 13 एक्सरसाइज आपकी वाली खत्म होती है, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। सर्कल चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। तो मिलते हैं, आप लोग थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ के रखिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।